अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। और आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ पब्लिक हेल्थ के लेक्चर सीरीज़ में। आज के पब्लिक हेल्थ के लेक्चर सीरीज़ में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बर्निंग इश्यूज़ को जो है ना डिस्कस करेंगे। उस बर्निंग इश्यूज़ और इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली। आइए हम पढ़ते हैं कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है। क्लाइमेट चेंज ये है कि जब एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो अल्टर्ड हो जाए लॉन्ग टाइम के लिए, और साथ साथ प्रिसिपिटेशन है जो वेदर के अंदर और एटमॉस्फेयर के अंदर वो भी इंक्रीज हो जाए, तो उससे वेदर और मौसम जो है ना वो चेंज होती रहती है और इससे फ्लड आ सकता है, हुरिकेन आ सकती है, और उससे टेम्परेचर एक्सट्रीम लेवल पे जो है ना वो भी इंक्रीज हो सकते हैं, जिसको हीट वेव कहते हैं। ये जो क्लाइमेट चेंज है ये नेचुरली भी हो सकता है, सन की रोटेशंस पे भी, और सेकंड जो आतिशफिशा पहाड़ों की जो मूवमेंट होती है या उनके अटेम्प्ट्स होते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी नेचुरली ये होता रहता है। लेकिन 18वीं सदी के बाद जो क्लाइमेट चेंज है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, ज़्यादातर ये इंसानों की अपनी ही पैदावार है। इसमें कहते हैं कि इंसान ज़्यादा कसूरवार है कि क्लाइमेट चेंज को उन्होंने अल्टर्ड किया है। अब क्लाइमेट चेंज होता क्यों है? क्लाइमेट चेंज ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउसेस के जो गैसेस है वो जो है ना चेंज हो रहे हैं, उन पे अफेक्ट आ रहा है। वो ग्रीन हाउसेस गैसेस क्या है? ग्रीन हाउसेस गैसेस एक ब्लैंकेट की तरह होता है जो कि पूरे अर्थ के सरफेस को जो है ना लपेटता है। अगर वो ग्रीन हाउसेस में जो है ना 3 किस्म के गैसेस होते हैं। एक का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरे का नाम है मीथेन जिसको CH4 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CH2 कहते हैं, और तीसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। और कार्बन मोनोऑक्साइड भी जो है ना वो भी पार्ट्स अदा करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द पार्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये गैसेस कहाँ से पैदा हुए हैं? अब हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। ग्रीन हाउसेस गैसेस जो है वो 3 किस्म की है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, और तीसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये 3 किस्म के जो गैसेस है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ज़्यादा इंक्रीज हुई है। और वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है जिसकी वजह से ये जो है ना ज़्यादा इंक्रीज हुई है? जैसे कि आपको पता है कि 18वीं दुनिया की आबादी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद लोगों ने ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा कर दी है, और वो फ्यूल कंजप्शन जो है ना बर्निंग ऑफ ऑयल एंड द गैसोलीन। आपको पता है कि जैसी आबादी बढ़ी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के बाद लोगों ने फॉसल्स की जो है ना यूज़ ज़्यादा कर दी। कोयले को यूज़ किया जाता है अपने मकानात, अपने घरों को गर्म रखने के लिए, या इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए भी जो है ना कोयल की जो है ना यूज़ होती है। इवन बहुत से कंट्रीज़ के अंदर कोयल को जो है ना यूज़ किया जाता है फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ दी इलेक्ट्रिसिटी के लिए। दूसरा, ऑयल जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, गैसोलीन ऑयल और गैस और ऑयल। और गैस और ऑयल जो है ना ज़्यादातर जो है ना कार इंडस्ट्रीज़, लोगों ने ट्रांसपोर्ट के लिए कार की यूज़ ज़्यादा कर दिया है। तो कारों की यूज़ की वजह से, ट्रांसपोर्ट की यूज़ की वजह से व्हीकल के नंबर जो है ना वो इंक्रीज़ हुए हैं फॉर दी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन जो है ना
हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर मोर देन 90% जो है ना वो ज़्यादातर पेट्रोल या डीजल पे होती है। तो पेट्रोल और डीजल जब बर्न होती है फॉर द ट्रांसपोर्ट इन द व्हीकल्स के अंदर, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना प्रोड्यूस कर रही होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड जो है ना ग्रीन हाउस में जाके अपनी अपनी अपना किरदार अदा करती है और उस ब्लैंकेट को और ज़्यादा मोटी करती जाती है। तीसरा जो है सेकंड जो मैकेनिज्म है जो सबसे ज़्यादा हुई है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी किसी भी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए उसको कोई ना कोई एनर्जी के फॉर्म में चाहिए, और वो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो है ना वो यूज़ कर रही है गैसोलीन, ऑयल एंड देन द कोयल भी चल रही है इंडस्ट्रीज, एंड इलेक्ट्रिसिटी पे भी हो रही है। तो जो इंडस्ट्रीज के प्रोसेस के अंदर भी जो गैसोलीन, ऑयल और जो यूज़ हो रही है या कोयल जो यूज़ हो रही है, अगेन इट इज़ प्रोड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द मीथेन इन द एटमॉस्फेयर, और वो ग्रीन हाउसेस को जाके अफेक्ट कर रही है और ग्रीन हाउसेस के ब्लैंकेट को और थिक करती जा रही है। तीसरा जो मैकेनिज्म है जो इस ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर भी जो है ना आपको पता है कि जो जब एग्रीकल्चर एक क्रॉप्स तैयार हो जाती है, एक क्रॉप्स की कटिंग होती है, तो दूसरे क्रॉप्स को के लिए जब लैंड तैयार किया जाता है तो वहाँ पे भी उस क्रॉप्स के रॉ मटेरियल को बर्न कर दिया जाता है। जो उसके डिब्रिट्स होते हैं, जो लीव्स होते हैं, उनको बर्न किया जाता है। जब लैंड को नेक्स्ट क्रॉप्स के लिए जब प्रिपेयर किया जाता है, देन अगेन द बर्निंग ऑफ द क्रॉप्स, जो बर्निंग ऑफ द लैंड इज अगेन प्रोड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। सेकेंड, एग्रीकल्चर के अंदर आपको पता है कि फर्टिलाइज़र की ज़्यादा यूज़ होती है और पेस्टिसाइड की ज़्यादा यूज़ होती है। उस फर्टिलाइज़र में जो ज़्यादातर जितने भी फर्टिलाइज़र है, यूरिया खाद जिसको कहते हैं, और उसमें ज़्यादातर नाइट्रोजन से बनती है, अमोनिया से बनती है, और जब ज़्यादा ही खाद यूज़ होता है देयर इज़ अ प्रोड्यूस द मोर इट इज़ अ डिस्टर्ब द नाइट्रोजनियस साइकिल, और वो नाइट्रोजन जो है ना ज़्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्सअप हो रही होती है। अगेन ग्रीन हाउसेज में एक और जो था वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड दी सल्फर ऑक्साइड, और भी ज़्यादातर जो है ना सल्फर ऑक्साइड जो है ना ज़्यादातर यूज़ होती है पेस्टिसाइड के अंदर, और नाइट्रोजन भी यूज़ होती है। सो अगेन इज़ द बाय द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के ज़रिए से हम ग्रीन हाउसेस को अफेक्ट्स कर रहे हैं। दिस अगेन इज़ द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। और लास्ट में जो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स हम ग्रीन बेल्ट को, जो ग्रीन बेल्ट है जिसको फॉरेस्ट कहते हैं, उसको भी हम ख़त्म करते जा रहे हैं। जितने भी जंगलात हैं या दरख्त है उनकी कटाई ज़्यादा होती जा रही है। दरख्तों की कटाई की वजह से, फॉरेस्ट को ख़त्म करने की वजह से हमारे क्या हो रहा है, अगेन आपको पता है ट्रीज़ का काम क्या है। ट्रीज़ का काम, जो मेन फंक्शन है ट्रीज़ का, इन द डे टाइम दे कंज्यूम दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस for their process of the photosynthesis and release the oxygen। वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंज्यूम खा जाते हैं। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी एटमॉस्फेयर में कम होगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जो ट्रीज़ है, दरख्त है, वो लगा नहीं रहे बल्कि उनको ज़्यादा काट रहे हैं। मतलब फॉरेस्ट को जो है ना ख़त्म कर रहे हैं और वहाँ पर जो है ना बिल्डिंग या कंक्रीट के फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। जो बिल्डिंग और कंक्रीट के फॉर्म में जो कन्वर्ट किया जा रहा है जो एग्रीकल्चर लैंड को और फॉरेस्ट को, तो अगेन हम ग्रीन हाउसेस को अफेक्ट कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट की ख़त्म हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना जिसको कंज्यूम करना था ट्रीज़ को, वो कंज्यूम नहीं कर रहे, वो अगेन
ग्रीन हाउसेस के जो है ना ब्लैंकेट को और ज़्यादा थिक करती जा रही है। आइए अब हम पढ़ते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट अगर चेंज हो रही है कंटिन्यूसली, ये मैंने आपको कहा था कि 18 सेंचुरीज़ के बाद जो है ना ये क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई है। द फर्स्ट वन जो चेंजेस है वो इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। अर्थ के आफ्टर जो है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के बाद, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद मीन्स 1860 सेंचुरीज के बाद तकरीबन 1 to 1.1 सेंटीग्रेड और मीन्स 2 फ़ारेनहाइट जो है ना अर्थ सरफेस जो है ना हमारी इंक्रीज हुई है। टेम्परेचर, अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है, जो वार्म है, वो इंक्रीज हुआ है तकरीबन 2 फ़ारेनहाइट। और ये पिछले 8 लाख सालों में सबसे ज़्यादा जो है ना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। अब आप देखिएगा पिछले लास्ट डेके में 2010 से लेके 2020 में ये जो 1 डेके गुजरा है, ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड में सबसे वार्मेस्ट जो है ना ये डेके जो है ना रिकॉर्ड किया गया है, रिकॉर्ड हुआ है। और ये जो डिके में जो काउंट हुआ है, ये तकरीबन 8 लाख सालों के बाद ये सबसे वार्मेस्ट जो है ना डिके जो है ना काउंट हुआ है कि जो हमारे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। और वो ये टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि ग्रीन हाउसेस में के जो गैसेस है उसको हम इंक्रीज करते जा रहे हैं और उस ब्लैंकेट को ज़्यादा थिक करते जा रहे हैं। तो क्या होता है कि जब ये ग्रीन हाउसेस इफेक्ट्स जब आते हैं, अगर ये कम हो, तो जैसे अर्थ के सरफेस से अर्थ सनलाइट जब आती है और ये अर्थ के सरफेस से टकराती है तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है। और जब ये ग्रीन हाउसेस इफेक्ट्स यहाँ पर अगर ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो क्या करेगा ये जो अर्थ सनलाइट जो अर्थ की सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस एटमॉस्फेयर में जाना हो, तो ग्रीन हाउसेस क्या कर देती है? उसको ट्रैप कर देती है। जब ये ट्रैप हो जाएगी, ये सनलाइट की जो रिफ्लेक्शन है, तो ये क्या कर देता है? टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, फिर सेकेंड हम पढ़ते हैं एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी भी जो है ना हमारी इफेक्ट हो रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से एयर क्वालिटी भी हमारी इफेक्ट हो रही है। जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा इफेक्ट करता है, ज़्यादा गैसेज हम प्रोड्यूस कर रही है, तो एयर की जो क्वालिटी है वो भी इफेक्ट हो रही है। तो एयर पोल्यूशन जो है ना वो ज़्यादा हो रही है। और एयर पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है? ओजोन लेयर्स है जो ग्राउंड लेवल पे भी है। ओजोन 2 किस्म की होती है, एक होती है एटमॉस्फेयर लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे। दोनों लेवल पे जो ओजोन है वो अफेक्टेड होती है। और ग्राउंड लेवल पे जब इंक्रीज होती है तो 2 किस्म की बीमारियां, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस और CVDs, ये ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। ग्राउंड लेवल पे जब ओजोन लेयर्स की जो होगी तो ये 2 बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो एयर पोल्यूशन की वजह से जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, तो इसकी वजह से अराउंड 2.5 मिलियन अकॉर्डिंग टू द WHO के 2.5 मिलियन पर एनम जो है ना वो प्रीमेच्योर डेथ हो रही है। प्रीमेच्योर जो डेथ हो रही है वो हो रही है 2.5 मिलियन हर साल। जो लोगों की अमवात हो जाती है प्रीमेच्योर, वो सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। क्योंकि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा लगा रहे हैं
और इंडस्ट्रीज़ को जो है ना, जिसको चिमनीज़ या फिल्ट्रेशन लगानी है, चिमनीज़ से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में जा रही है और ग्रीन हाउसेस को अफेक्ट कर रही है, इवन रूल्स के लिहाज से तो ये है कि जो उसकी जो वेस्ट है, चाहे वो स्मोक के फॉर्म में है और चाहे वो वाटर के फॉर्म में है, दोनों को फिल्टर करके जो है ना अपने एटमॉस्फेयर में ड्रेन करना है या एक्सपोज करना है, डिस्पोज करना है। लेकिन हमारे कंट्रीज़ के अंदर आपको पता ही है कि रूल्स रेगुलेशन कितनी स्ट्रिक्ट है, कौन फॉलो करता है। द थर्ड वन जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो क्लाइमेट चेंज की वजह से लाजमी बात है, हमने कोयल की बर्निंग ज़्यादा कर दी है, ऑयल की बर्निंग भी ज़्यादा कर दी है, गैसोलीन ऑयल की भी जो है ना यूजेज ज़्यादा कर दी है, और इन तीनों चीज़ों की बर्निंग से तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना प्रोड्यूस हो रही है। और द सेकेंड वन, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी ज़्यादा, तो लाजमी बात है हमारे पहले जो है ना फॉरेस्ट भी ज़्यादा थे, दरख्त ज़्यादा थे, और दरख्त जो है ना उस कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहे थे और ऑक्सीजन जो है ना प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन हमने क्या किया है, इसको भी कम कर दिया है, फॉरेस्ट को भी ख़त्म कर रहे हैं और इनकी बर्निंग भी ज़्यादा हो रही है। और ट्रांसपोर्ट के लिए पहले हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे, साइकिल यूज़ होता था, या फिर पैदल चलने को ज़्यादा तरजीह दिया जाता था अपनी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए। लेकिन आजकल पैदल चलना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना बहुत ही कम हो गया है। तो हर एक घर में दो दो तीन तीन गाड़ियाँ हैं, दो दो तीन तीन बाइक्स है, और वो सारे बाइक और वो गाड़ियाँ हैं जो है वो सारे ऑयल और गैसोलीन गैस को यूज़ करती है, गैसोलीन ऑयल को यूज़ करती है, पेट्रोल को। और जब वो पेट्रोल बर्न होता है, दिस अगेन इज प्रोड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मीथेन इन द एटमॉस्फेयर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बढ़ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की सी कंसंट्रेशन है वो तकरीबन 40% इंक्रीज हो गई है। आफ्टर प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से 40% जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है, और ये तकरीबन 419 ppm तक, मतलब पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। दिस इज़ दी यूनिट बाय विच यू कैन मेजर, जिसके ज़रिए से आप मेजर कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इन द एटमॉस्फेयर में। तो ये इंक्रीज़ हुई है 1944 तक, अब ये इंक्रीज़ हो गई है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। क्लियर। और प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ये तकरीबन 280 ppm होता था, ppm। प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से पहले, मतलब 1880 से पहले जो ये तकरीबन 280 ppm था कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एटमॉस्फेयर के अंदर, अब जो कि बढ़ के डबल हो गई है, 419 ppm को बच गई है। तो लाजमी बात है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब आपके एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगा तो लाजमी है कि आपको पता है हमारे टिश्यूज़, हमारे लंग्स को जो है ना ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और वो ऑक्सीजन कम हो गई है, एटमॉस्फेयर में कम होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा होती जा रही है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इनहेल कर रहे हैं। तो हमारे टिश्यूज़, हमारे बॉडी के पार्ट्स और हमारे बॉडी के जो मैकेनिज़्म है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो है ना ज़्यादा सप्लाई हो रही है एज़ कम्पेयर ऑफ द ऑक्सीजन के। दिस इज़ द वन मैकेनिज़्म कि हमारी हेल्थ पे कैसे फिर अफेक्ट होगी। फोर्थ हम कहते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं आपके लिए ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। नाउ द फोर्थ इम्पैक्ट जो हो रही है वो हो रही है एंटार्कटिका में, एंटार्कटिक और ग्लेशियर मेल्टिंग पे, ग्लेशियर पे भी इफेक्ट हो रहा है, मेल्ट हो रही है। अब आप ये समझेंगे कि ग्लेशियर का क्लाइमेट में क्या रोल है। ग्लेशियर अगर आप देखें
ज़्यादातर जो स्नो होती है वो पहाड़ों पे या सी लेवल पे होती है। अब सी लेवल पे ये जो बर्फ़ है और पहाड़ों के ऊपर ये जो बर्फ़ है, जो ये बर्फ़ की जो तह है, अब इसका काम क्या है? अब जैसे ही सन से जो लाइट आती है, सनलाइट आती है, तो ये जो ग्लेशियर्स के जो तह है, स्नो है, जो बर्फ़ की जो तह होती है समंदरों के ऊपर और पहाड़ों के ऊपर, ये एक आईने का काम करती है। मतलब जैसे ही सनलाइट आएगी, वो ज़मीन से टकराएगी तो सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस एटमॉस्फेयर में जाएगी। तो इस तरह से हमारी अर्थ की जो सरफेस है वो कूलर रहती है, ठंडी रहती है। अगर इसका एक मैकेनिज़्म ये है ग्लेशियर्स का। अगर ये ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट होना शुरू हो जाए, एक ये ग्लेशियर की मेल्टिंग होनी ज़्यादा शुरू हो जाए, तो रिफ्लेक्शन कम होगी और वही जो अर्थ से, जो सनलाइट से जो हीट आ रही है, वो हीट जो है ना अर्थ की सरफेस पे ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। तो इस तरह टेम्परेचर जो है ना सरफेस का जो है ना इंक्रीज़ होता जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये अगर ज़्यादा मेल्ट हो रहा है, तो जितनी भी ग्लेशियर और सरलों में ज़्यादा ग्लेशियर हो रहे थे, तो ये जो सी लेवल है इसको भी इंक्रीज़ कर रही है। और सी लेवल जब इंक्रीज़ होगा तो लाजमी ज़्यादा होगा तो फ्लड्स आएंगे। एक तो फ्लड्स भी ज़्यादा आएंगे और सी लेवल भी इंक्रीज़ होगी। तो ग्लेशियर की मेल्टिंग की वजह से ये इफेक्ट आ रहा है। और ये कह रहे हैं कि तकरीबन लास्ट 1970 से लेके 1970 तक लेके ये 13% पर डेके के हिसाब से मेल्ट हो रही है। 1970s के बाद, मतलब 1970 के बाद ये 13% पर डेके के हिसाब से ये जो ग्लेशियर है ये मेल्ट हो रही है या मतलब डिज़ोल्व होती ख़त्म होती जा रही है। तो अगर हम देखें तो आज 2024 है, मतलब अगर ये हम वन डेके कर लें तो 80, 90, 20 एंड 20, तो ये तकरीबन 3 to 4 डेके बनता है। तो ये अराउंड 40 to 50% हमने जो है ना अभी तक मेल्ट कर दिया है। सो 13% पर डेके के हिसाब से हमारी ग्लेशियर जो है ना वो मेल्ट होती जा रही है। और मेल्ट होने की वजह से एक तो जो सनलाइट से जो रेज आ रही थी उसको रिफ्लेक्ट होकर वापस एटमॉस्फेयर में जाना था, वो भी नहीं हो रहा है, वो भी कंज्यूम हो रहा है। द सेकंड वन, क्योंकि उनको ज़्यादा एरिया मिल रहा है कंजप्शन के लिए। दूसरा ये है कि जो मेल्ट ज़्यादा हो रही है तो सरफेस सी लेवल जो है ना वो इंक्रीज़ हो रही है और फ्लड होने के चांसेस भी ज़्यादा होती जा रही है। और कहीं पे वाटर की जो है ना वो डिप्लेशन भी होगी। अच्छा, जो लास्ट जो है वो ये है कि एक्सट्रीम वेदर जो है ना वो भी होती जा रही है। एक्सट्रीम वेदर का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी जो है ना वो हरिकेन का, ठीक है ना, फ्लड्स का और साइक्लोन, ये सारी जो है ना इंक्रीज होती जा रही है। और जब इनकी ये और कहीं पे जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राउट, मतलब कैद साली, खुश्क साली जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा, कुछ रीजन के अंदर जो है ना कैद साली भी बहुत ज़्यादा आ रही है कि वाटर की डिप्लेशन होती जा रही है। और इस वजह से ये एक्सट्रीम वेदर की वजह से भी जो है ना हमारी क्लाइमेट पे अफेक्ट हो रहा है। आइए अब हम पढ़ते हैं जो लास्ट पार्ट है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट हुआ है। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। The first one is the heat related diseases या इलनेसेस कह सकते हैं,
and also or the death। और ये इसमें ज़्यादातर क्या है, सनस्ट्रोक जो मोस्ट कॉमन है जो हो रही है, सनस्ट्रोक, एंड दी सेकंड वन इज अ डेथ्स। हीट वेव्स, अभी आपने कुछ हफ्ते पहले सुना था कि कराची में कितने 100 लोग या कितने 100 लोगों की जो है ना डेथ हुई है हीट वेव की वजह से, सनस्ट्रोक की वजह से। सिर्फ 2003 के अंदर यूरोप के अंदर, सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर सन 2003 के अंदर, सन 2003 में तकरीबन 70,000 लोगों की अमवात हुई थी, डेथ्स हुए थे ड्यू टू दी हीट वेव की वजह से। ये 2003 में एक बड़ा हीट वेव आया था पूरे यूरोप के अंदर और उसमें तकरीबन 70,000 लोगों की डेथ हुई थी। और हमारे पाकिस्तान में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, हमारे पाकिस्तान में हर साल जो है ना वो सन स्ट्रोक की लिहाज से जो है ना डेथ होती है। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्रीज़ के अंदर हमने एग्रीकल्चर कंट्रीज़ था, उस एग्रीकल्चर कंट्रीज़ को हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं रियल इस्टेट के अंदर, कंक्रीट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। आज से 20-30 साल पहले सिर्फ लाहौर शहर के अंदर, अब मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ लाहौर शहर के अंदर तकरीबन 65 के करीब जो है ना गार्डन थे, जो कि अब कम हो के 15 के 20 के करीब जो है ना गार्डन रह चुके हैं। बाकी को सबको हमने कंक्रीट पे कन्वर्ट कर दिया। आइए इस्लामाबाद के बारे में कहते हैं। इस्लामाबाद 1 डिके या 2 डिके पहले इस्लामाबाद टॉप 10 कंट्रीज़ की जो कैपिटल है वर्ल्ड में, उसमें फर्स्ट नंबर पे आता जा रहा था अपनी ग्रीनिश के लिहाज से, अपनी एटमॉस्फेयर के लिहाज से, अपनी प्लानिंग के लिहाज से। लेकिन लास्ट 2 डिके के बाद जब यहाँ पर प्राइवेट सोसाइटीज़ को जो है ना अलो किया गया, परमिशन दी गई, तो हमारी जो कैपिटल है अब लास्ट 1 डिके से जो है ना सेकंड नंबर पे हो गई है। फर्स्ट से सेकंड नंबर पे हो गई और लंदन जो है ना फर्स्ट पे हो गया और अब सेकंड पे हो गए। क्यों? क्योंकि हमने प्राइवेट सेक्टर्स को जो है ना परमिशन दी और प्राइवेट सेक्टर ने जो डिफॉरेस्टेशन किया, जो ग्रीन बेल्ट को उसने ख़त्म किया, इस वजह से जो हमारी डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारी जो खूबसूरती है, जो हुस्न है, जो एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, वो उस कैपिटल का चेंज हो गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हीट वेव या होता क्यों है, इस वजह से। द सेकंड वन जो वो होती है, जो सेकंड जो होती है वो होती है आपके, अगेन हमने जो डिस्कस किया था, एयर क्वालिटी की वजह से। एयर क्वालिटी अफेक्ट होगी तो एयर पोल्यूशन होगा और एयर पोल्यूशन की वजह से एंड प्लस ओजोन लेयर की जो ग्राउंड लेवल पे जो है ना, ग्राउंड लेवल पे इसकी अफेक्ट होगी और इसकी लिहाज से जो है ना आपके जो है ना रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस एंड सीवीडीज जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। एंड आपको मैंने बताया था कि तकरीबन 2.5 मिलियन जो है ना अमवात होती है हर साल सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से। तीसरा जो है हमारा जो होगा वो फूड एंड वाटर सिक्योरिटी। फूड एंड वाटर सिक्योरिटी, फूड एंड वाटर सिक्योरिटी ये होगा कि जब क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट के अंदर जो दोनों चीज़ डिस्टर्ब होगी, टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन ऑफ चेंज होगा, तो डेफिनेटली क्या होगी, वेदर जो है ना वो भी अल्टर्ड होगा, अल्टर द वेदर, अल्ट्रेशन आ जाएगी वेदर के अंदर। जब अल्ट्रेशन आ जाएगी वेदर के अंदर, डेफिनेटली इट इज़ अफेक्ट ऑन दी क्रॉप प्रोडक्शन या फूड प्रोडक्ट, क्रॉप्स की या फूड की प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करेगी। जब फूड प्रोडक्शन कम होगा, एंड देन अगेन इज द वाटर की, जो हमने कहा ग्लेशियर
जो है ना वो ज़्यादा मेल्ट हो रहा है, तो ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट होने की वजह से क्या होगा, आपका अगेन सी लेवल जो है ना वो हमारी इंक्रीज़ हो रही है। पिछले तकरीबन 8 से लेके 8 इंचज़ तक जो है ना हमारी सी लेवल इंक्रीज़ हुई है 1960 के बाद। और यूएन कह रही है कि तकरीबन 1 से लेके 4 फीट तक हमारी ये सी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगी 2100 तक, तकरीबन 1 से लेके 4 फीट होगा। तो कहीं पे वाटर की जो है ना ज़्यादा होगा और कहीं पे वाटर की जो है ना डिप्लेशन हो जाएगी या वाटर की ड्रॉट आ सकता है। तो ये फूड प्रोडक्शन जो कम होगी, तो इससे क्या हो सकता है फूड प्रोडक्शन से, डेफिनेटली ये इंक्रीज द रिस्क ऑफ मैल न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन की रिस्क इंक्रीज होगी। और यूएन कह रहा है कि तकरीबन 20% जो है ना वो 2050 के अंदर 20% मैल न्यूट्रिशन जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। मगर अभी भी मैल न्यूट्रिशन तकरीबन हमारे तकरीबन 40% के करीब है, और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, 20% और ऐड हो जाएगा, तो मतलब ये 20% तक चली जाएगी हमारी मैल न्यूट्रिशन। और बिकॉज ऑफ दी क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट की वजह से आपका क्रॉप्स और फूड प्रोडक्शन जो है ना कम हो जाएगी, और इसकी वजह से जो है ना एंड देन दी अगेन दी फ्लड ज़्यादा आएगा, जो आपके क्रॉप्स हैं जो तैयार होंगे क्रॉप्स फ्लड की वजह से, फ्लड के आने के टाइम पे तो हमारी फूड जो है ना क्रॉप्स की जो है ना वो डैमेज कर सकता है, लॉस कर सकता है। अब दी और क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं जिससे कि वन जो मेजर इश्यूज हैं, एक और जो है वो है वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस वो भी इंक्रीज होगी। जब वेक्टर टेम्परेचर ज़्यादा होगा एंड देन दी रेन ज़्यादा होगी, तो ये रेन ज़्यादा होने की वजह से और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से तो हर जगह पे वाटर स्टेगनेटेड हो जाएंगे। वाटर की स्टेगनेशन इन द नेचुरल फॉर्म ऑफ पॉन्ड्स से, तो ये क्या होगा, इंक्रीज कर देगी वेक्टर के ब्रीडिंग को। जब वेक्टर की ब्रीडिंग होगी तो इसमें क्या होगा, मलेरिया, डेंगू एंड द लाइम डिजीज़ जो टिक्स के ज़रिए से होती है, ये सारे तीनों के तीनों इंक्रीज हो जाएंगे। बिकॉज वेक्टर के लिए सबसे ब्रीडिंग के लिए सबसे जो सूटेबल जो इन्वायरमेंट है वो एक तो है वाटर, स्टेगनेटेड वाटर होना चाहिए, जहाँ पे वो स्टेगनेट वाटर के ऊपर ही अपने वो एग्स जो है ना वो लाई करते हैं, अंडे देते हैं, और उससे के ज़रिए ही उनके और लार्वा बन के जो है ना ब्रीडिंग होनी ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज है, ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होने से ज़्यादा रेन इंक्रीज होगा, जहाँ पर रेन ज़्यादा होगा तो अगेन जो है ना नेचुरल जो है ना स्टेगनेटेड वाटर हो जाएंगे पॉन्ड्स फॉर्म में। देन अगेन दी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ की ब्रीडिंग ज़्यादा होगी, और ब्रीडिंग होने की ज़्यादा वजह से 3 किस्म की बीमारियाँ जो ज़्यादा कॉमन है, मलेरिया, डेंगू एंड द लाइम डिजीज़ जो टिक्स के ज़रिए से होती है, ये फैलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसलिए जहाँ पर रेनी वेदर होता है और जहाँ पे फ्लड्स ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पर हमेशा आप देखिएगा 2010 के अंदर जो फ्लड्स आया था सिंध के अंदर, उस वक्त जो है ना मलेरिया जो है ना एपिडेमिक हो गई थी। इसी तरह पंजाब के अंदर डेंगू भी है ना, वो भी एपिडेमिक हुआ था अब आफ्टर दी फ्लड के बाद। तो ये वो क्या कहते हैं वजूहत है जिसकी वजह से वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हो सकती है। और इस सब के पीछे क्या है, क्लाइमेट चेंज। और इस क्लाइमेट चेंज के पीछे किसका हाथ है, हम खुद इंसानों ने इस क्लाइमेट को चेंज किया है। जो लास्ट में हम करेंगे दी एक और वजूहत हो सकती है, जो वो होती है मेंटल इलनेसेस। अब मेंटल इलनेसेस का आप सोच रहे होंगे कि क्लाइमेट चेंज के साथ क्या कनेक्शन है। जब क्लाइमेट चेंज की वजह से
जी, जब क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड्स आते हैं, फ्लड्स सही है, हरिकेन्स, ओके, स्टॉर्म्स एंड ड्रॉट्स, बहुत ज़्यादा खुश्क साली आ गई, तो इससे क्या होगा? अगेन एक तो डिस्प्लेसमेंट हो गए, माइग्रेट करेंगे लोग, माइग्रेशन होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, एंड अगेन इज अ लॉस ऑफ द लाइवलीहुड एंड लाइव स्टॉक। तो क्या होगा इन सब चीज़ों से? इन चीज़ों से तीनों चीज़ बढ़ेगी। एक तो स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, सेकेंड वन एग्जाइटी इंक्रीज होगी, एग्जाइटी की डिजीज ज़्यादा होगी, एंड थर्ड वन इज़ अ डिप्रेशन। लाजमी बात है, गांव देहात में लोग, एक शख्स है और उसने कोई 15-20 बकरियां पाली है और वो तैयार हो गई कि उसको सेल आउट करके अपनी पूरी साल का जो है ना गुजारा करना है उसमें। अगर वही फ्लड आ जाए और उसमें उसकी 20 की 20 बकरियों की जो है ना वो मर जाएं और वो घर भी तबाह हो जाए, सो व्हाट शुड बी हैपन? मेंटली वो कितना डिस्टर्ब होगा, मेंटली, फिज़िकली और सोशली वो हर लिहाज से डिस्टर्ब होगा। तो इस लेवल पे लाजमी बात है, स्ट्रेस, एग्जाइटी और डिप्रेशन आप देखेंगे ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज की वजह से, जब नेचुरल जो है ना डिज़ास्टर्स आते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से, क्लाइमेट की वजह से मेंटली भी आप फिट नहीं होंगे, फिज़िकली तो होंगे और मेंटली भी जो है ना आप डिस्टर्ब हो गया। एंड अगेन मे भी पॉसिबल है कि इंजरीज हो जाए आपको। ये हम डिस्कस करते हैं 6 नंबर पे, सोशो इकोनॉमिक लॉस। सोशो इकोनॉमिक लॉस जो है ना वो भी जो है ना इम्पेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ पे। मिसाल के तौर पर देखें, जो पिछले 1960 के बाद, 1960 के सेंचुरी के बाद जो जो ये है नेचुरल डिज़ास्टर है, नेचुरल जो डिज़ास्टर्स हैं, नेचुरल डिज़ास्टर और एक्सट्रीम वेदर, ये ट्रिपल हो गई है, मतलब ज़्यादा हो गई है, मतलब 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी जो फ्रीक्वेंसीज़ है नेचुरल डिज़ास्टर्स के, एक्सट्रीम वेदर के, आफ्टर 16 के बाद 1960 के बाद ये मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ गई है कि ये 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। और सिर्फ नेचुरल डिज़ास्टर के बाद 1960 के बाद जितने भी अर्थक्वेक्स आए या फ्लड्स आए या नेचुरल डिज़ास्टर आए और एक्सट्रीम वेदर हुए, तो उससे 2.9 ट्रिलियन डॉलर 2.9 ट्रिलियन डॉलर जो है ना वो इकोनॉमिक लॉस हुआ है पूरे वर्ल्ड लेवल को। ग्लोबल इकोनॉमी में जो लॉस दिया है 1960 के बाद जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर आए हैं, फ्लड्स आए हैं, एक्सट्रीम वेदर आया है, उससे जो है ना 2.9 ट्रिलियन डॉलर जो है ना ग्लोबल इकोनॉमी को लॉस मिला है। तो इस सारे सिनेरियो को डिस्कस करने का मतलब क्या था? इस सारे सिनेरियो को डिस्कस करने का मतलब ये था कि क्लाइमेट चेंज जो है ना एक बड़ा बर्निंग इश्यूज़ है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारे इम्पैक्ट जो है ना ह्यूमन लाइफ पे और ह्यूमन के हेल्थ के ऊपर आ रही है और एटमॉस्फेयर पे आ रही है। अब इसके पीछे सबसे मेन जो डिस्कस करने का वजह तो ये कि क्लाइमेट के चेंज को किया किसने? नेचर ने किया है या ह्यूमन बीइंग ने किया है? तो 18वीं सदी के बाद जितनी भी क्लाइमेट चेंज में जो ड्रास्टिक चेंज आया है और ड्रास्टिक जो है ना डैमेज आई है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुई है। और उस ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो बर्निंग ऑफ द कॉयल, बर्निंग ऑफ द फ्यूल, बर्निंग ऑफ द गैस एंड ऑयल, ये सारे के सारे ग्रीन हाउसेस को जो है ना अफेक्ट कर रहे हैं और ग्रीन हाउसेस के ब्लैंकेट को थिक करते जा रहे हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड को ज़्यादा रिलीज़ करके इस ब्लैंकेट को ज़्यादा थिक कर रहे हैं। और जितनी ब्लैंकेट ज़्यादा थिक होगी और वो सरफेस एरिया पे, उतनी ही ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा इंक्रीज़ होगी और टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। सो द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और डिफॉरेस्टेशन, और सबसे मेन जो सबसे ज़्यादा अच्छा और सस्ता हल जो क्लाइमेट चेंज के लिए है, जो मेरी सजेशन है, जो मैंने सारे सिनेरियो को जो डिस्कस किया है कि क्लाइमेट चेंज को अगर आपने चीपेस्ट तरीके से सॉल्व करना है, और उसका मतलब है फॉरेस्ट ट्रीज़ लगाए, दरख्त लगाए। जितना ज़्यादा दरख्त लगाएंगे उतना आपकी क्लाइमेट चेंज जो है ना वो रिजॉल्व हो सकती है, रिवॉल्व हो सकती है और अगेन चेंज हो सकता है। और कोशिश करें कि जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं उनको इलेक्ट्रिक किया जाए, इलेक्ट्रिक बैटरीज़ पे चलाई जाए, बजाय कि हम पेट्रोल पे चलाएं। इलेक्ट्रिक बैटरीज़ पे चलने की वजह से जो क्लाइमेट के ऊपर जो है ना, जो व्हीकल से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन जो रिलीज़ हो रही है वो भी कम हो जाएगी। सो आई होप आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया क्लाइमेट चेंज को, वो आपकी नॉलेज में इन्हांस किया, आपकी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा जो है ना अपडेट किया। आखिरी में रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे वीडियो लेक्चर को प्रॉपर्ली देखिएगा, इससे आपकी नॉलेज और आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ना अपडेट होगी। और लास्ट में रिक्वेस्ट करें, जो नीचे जो बेल आइकॉन का जो बटन दिया गया है, जो कि आप अभी तक आपने प्रेस नहीं किएगा, प्लीज़ इसको प्रेस करें। बेल आइकॉन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो जैसे ही मैं न्यू लेक्चर अपलोड करूँगा यूट्यूब चैनल पे, वो आप तक रसाई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।